बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट अकेडमी। बेटा, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस about the negative and positive impact of trade and commerce। वो यकीनन आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देख भी लिया होगा, तो आपने उसको उसी तरीके से याद करना है। हेडिंग मैंने आपको बना के दे दी थी। मेरी आदत है, आपको पता है, जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि मैं जब भी नया लेक्चर शुरू करता हूँ तो मैं पुराने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता हूँ। तो जितने भी इंडस्ट्रियल नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, एजुकेशनल नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, या ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, पहले भी बार बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट एनी 3 पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड ट्रेड। लॉन्ग में आ सकता है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के ऊपर या एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर या फिर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया गया। इसलिए वी विल इमेजिन अबाउट दिस कि the question will come in the form of short question और long question। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक 2 से 3 दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है और इसके आने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसमें से कोई भी हेडिंग लेके वो शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं। अब 2020 में तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं। 2019 के जो एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उसमें जो 10th क्लास का पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर था उसमें एक चीज़ बहुत अहम आई। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया था 9th में भी, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी सुन लें। उसमें ये आया था कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही है? वाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। आप 2019 के एनुअल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखा हुआ था वाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सबसे पहले जो हेडिंग दी गई थी उसी को उठा के एक शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया। तो इसलिए आप लोगों ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और हर चीज़ में आपको बताऊंगा कि ये आप शॉर्ट जब आएगा तो वो एक ही हेडिंग लेंगे और शॉर्ट दे देंगे, और अगर लॉन्ग आता है तो इसमें जितने भी हेडिंग हैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं। जैसे जब रिटन में लिखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिटन में आपने कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी हैं। प्रीएम्बल है तो आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसको उर्दू में 1973 का आइन कहते हैं। आइन 1973, इसको उर्दू में दस्तूर भी कहा जाता है, मुसव्विदा भी कहा जाता है। आप लोगों ने याद रखना है, अगर मुसव्विदा या दस्तूर आ जाए तो आप लोग ये ना कहें कि सर ने तो हमें आइन लिखवाया था, दस्तूर या मुसव्विदा तो लिखवाया ही नहीं था या समझाया ही नहीं था। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आइन 1973 आता है या दस्तूर 1973 आता है या मुसव्विदा आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। समझ आ गई ये बात? अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्लो चार्ट में।
क्योंकि मैंने आपको इसके मेजर पॉइंट्स भी बताने हैं, आप लोगों ने याद रखना है। और अगर कोई पॉइंट बच जाते हैं तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमने जहाँ से उसको छोड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल का मतलब होता है इब्तिदाइया या इफ्तिताइया। नंबर सेकंड जो है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को उर्दू में कहते हैं तहरीरी आइन। नंबर थर्ड जो है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को उर्दू में कहते हैं वफाकी आइन। समझ आ रही है बेटा? आज हम लोग इसके 4 और 5 पॉइंट ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो है वो है सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं नीम उस्तवार आइन। और नंबर 5 जो है वो है नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज को कहते हैं कौमी ज़ुबान। बेटा आज हम लोग इसके 5 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। आप क्योंकि ये बहुत लेंथी है, आपको समझ आनी चाहिए कि क्या है। प्रीएम्बल कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं करारदाद मकासद। ठीक है, पाकिस्तान का आइन क्योंकि बहुत लेट बना, इसलिए 1949 में, यानी कि 1949 में करारदाद मकासद को पाकिस्तान का पहला दस्तूर कह लें, कानून कह लें, पहले कानून या दस्तूर की सूरत में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान का पहला कानून डिक्लेयर किया गया। ठीक है, आप ये देख लें कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1962 के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीएम्बल के तौर पे आया, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1985 में जब कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से सजेशंस आई कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी आइन में प्रीएम्बल नहीं होता, इसलिए 1985 में, किस में, 1985 में प्रीएम्बल को ख़त्म करके 8वीं तरमीम करते हुए, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट हुई थी। 8वीं तरमीम करते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। बात समझ आ रही है? यानी 1949 में डिक्लेयर किया जाने वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 2 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तौर पे आया। 1973 में भी ये प्रीएम्बल ही था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 1985 में 8वीं तरमीम करते हुए इट बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, इसको कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का हिस्सा बना दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने चंद चीज़ें याद रखनी हैं। इट कंप्राइज 280 आर्टिकल्स। अब आपने जो अहम चीज़ इसमें याद रखनी है वो याद रखना है कि 280 आर्टिकल्स हैं।
समझ आ रही है बात? 280 आर्टिकल्स, इसके अलावा 12 सेक्शंस, एंड 6 जुडिशल्स। बेटा इसमें ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अगर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछते हैं तो आपने ये 3 पॉइंट्स शामिल कर रहे हैं कि 280 इसके आर्टिकल्स हैं, 12 इसके सेक्शंस हैं और 6 इसके जुडिशल्स हैं। इन तीनों का एक एक नंबर होता है और इनको आप लोगों ने ब्लैक या ब्लू मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखना है अगर ये शॉर्ट में आता है, और लॉन्ग में आता है तो फिर भी इसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करें। बात समझ आ गई है? नंबर नेक्स्ट करेंगे आप, क्योंकि 1973 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि एक फेडरेशन के में 4 प्रोविंसेस, ठीक है, इसमें KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और इसमें आप यानी कि जो फेडरेशन कंप्राइज होगी 4 प्रोविंसेस, फाटा एंड पाटा। फाटा मीन फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज और पाटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। सो इट इज़ कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गई बात? तो आपने इन 4 प्रोविंसेस को एक्सप्लेन करना है कि फेडरेशन कंप्राइज 4 प्रोविंसेस, एक फेडरेशन होगा, 4 प्रोविंसेस होंगे, फाटा और पाटा शामिल होंगे। समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट जो है वो है सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो पिछले कवानीन थे आपको ये बात समझ तब आएगी जब मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखें, एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल वो कानून होता है जिसमें अमेंडमेंट बहुत आसानी से की जा सके, यानी कि जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी, कितनी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली रिक्वायर्ड, सिर्फ नेशनल असेंबली। उसके बाद आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट, और सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें नेशनल असेंबली, आपने इस पॉइंट को याद रखना है, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, इन दोनों को मिलाकर अगर 2/3 मेजॉरिटी, अगर 2/3 मेजॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करती है तो इट रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली एंड एज वेल एज इन द पार्लियामेंट। ठीक है, नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट दोनों की 2/3 मेजॉरिटी इन्वॉल्व होगी, इसलिए इसको नीम उस्तवार आइन कहा जाता है। ये दूसरे फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब पार्लियामेंट जो है वो सेनेट भी इसका पार्ट है, तो सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों जब तक इसको अप्रूव नहीं करेंगी, इन दोनों की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसको अप्रूव नहीं करेगी, इसमें अमेंडमेंट नहीं करेगी, तो तब तक इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं हो सकती। नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू को डिक्लेयर किया गया, क्योंकि 1971 में इलेक्शन के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलग होने का एक वजह उर्दू और बंगाली लैंग्वेज भी थी। तो उर्दू को अगले 15 साल के लिए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और इंग्लिश को दफ्तरी ज़ुबान जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो बेटा इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है, मुझे बता सकते हैं, और ये पॉइंट आप लोगों ने एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। और अगर फिर दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे डिस्कस कर लें या थ्रू ईमेल आप मुझसे पूछ सकते हैं।